गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल हमारा ऑफ था, तो आफ्टर द ऑफ अब भी हमको जो क्लास रिकॉर्ड करनी है वो ज्यादा से ज्यादा 20 to 25 मिनट्स की होने वाली है। इन दिस 20 to 25 मिनट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इज हमारा सेकेंड हैंड गुड्स वाला एक कॉन्सेप्ट रह गया था फॉर द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड देन हमारा प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट रह गया। दोनों बहुत ज्यादा सिंपल है। ये दोनों को कंप्लीट करने में हार्डली इट विल टेक 20 to 25 मिनट्स। देन आई विल गिव यू अ 5 मिनट्स का ब्रेक और हम दूसरी लिंक लेके रिवीजन लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रॉपरली हमारा आज का वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का रिवीजन भी क्या हो जाएगा, सीए फाइनल और वेदर इट इज सी इंटर, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दी वैल्यू ऑफ सप्लाई का। अभी तक हमने जो किया था उसमें छूटा था मेरा वैल्यूएशन ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब ये वैल्यूएशन ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स में क्या है, देखो क्या होता है। यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ठीक है, किसी भी तरह के सेकेंड हैंड गुड्स जब आप क्या करते हो, अगर सेल करते हो तब उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे। देखो प्रॉब्लम क्या थी, जब हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टार्ट किया था वहां पे लिखा था गुड्स या सर्विस टैक्सेबल नेचर की होनी चाहिए। तो सप्लाई है, सप्लाई शुड बी ऑफ टैक्सेबल नेचर, तभी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को कंसीडर करोगे, राइट। अब इसमें हमको ये तो पता था कि गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हमने आज तक ये पढ़ा कि गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बट ये भी तो हो सकता है वो गुड्स जस्ट मैन्युफैक्चर्ड हो, या फिर वो गुड्स क्या होंगे, सेकेंड हैंड गुड्स भी तो हो सकते हैं। अब ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि जो जस्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, मतलब फर्स्ट हैंड फर्स्ट ओनर अगर कोई बनेगा उसकी वैल्यू कुछ और होगी। बट अगर सेकेंड हैंड गुड्स किसी को आप सेल करोगे तो ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, अलग जाएगी ही जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस, सेकेंड हैंड वैल्यूएशन का डिफरेंस अलग आता है और फर्स्ट हैंड का जो नॉर्मली हम करते आ रहे थे वैसा ही होगा। तो सेकेंड हैंड में वो बोलते हैं, सपोज करो हम जनरली लोग क्या करते हैं, सेकेंड हैंड कार परचेस करते हैं। जब आप नए नए सीखते हो कार चलाना, ऑब्वियसली यू डू कि हम एक बार सेकेंड हैंड पे पूरा हाथ जमा लेते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड हैंड कार को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि हम सेकेंड हैंड कार की बात कर रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पे गुड्स लिखा है, तो कोई भी मूवेबल गुड्स हो सकता है। बट अभी के लिए मैं क्या मान रही हूँ, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ फॉर सेकेंड हैंड गुड्स में कार। ठीक है, अब क्या बोलता है ये, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स मतलब यूज्ड गुड्स सच एज, जो भी यूज्ड गुड्स हैं वो या तो आप ऐसे कि ऐसे किसी को सेल कर दो, या फिर आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग। जब आप सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करते हो, या तो जैसे थे तुम्हें जैसे मिले वैसे की वैसे तुम सेल कर दोगे, या फिर थोड़ा बहुत बीइंग सेकेंड हैंड तो उसमें माइनर रिपेयर तो लगता है बॉस, राइट। अगर यहाँ पे आप इसे चेंज करते हो तो मैम यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो मैं बोल रही हूँ इसका वैल्यू पता है क्या होगा। देखो, जब सेकेंड हैंड गुड्स तुम्हें किसी ने बेची, ये तुम कौन, ओनर ऑफ द शॉप, जो क्या करता है सेकेंड हैंड गुड्स की डीलिंग करता है। तो जो बंदा यहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स की डीलिंग कर रहा है उसने क्या किया, ये कार को खरीदा। लेट्स से उसने ये कार को खरीदा कितने में, 3 लाख रुपीज में, राइट। उसने ये कार को कितने में खरीदा, 3 लाख रुपीज में खरीद लिया। अब ये ही बंदा क्या करेगा, इस कार को सेल करेगा। तो ये बंदा क्या कर रहा है, इस कार को सेल कर रहा है। अब ये इस कार को कितने में सेल कर रहा है, ये कर रहा है इस कार को सेल सपोज करो 7 लाख रुपीज के अंदर। ठीक है, तो बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माने, इसने खरीदा तो था 3 लाख में, सेल कर रहा है 7 लाख में। तो बोलता है ऐसे केस में जहां पे क्या है, सेकेंड हैंड गुड्स है, तो वहां पे क्या लो, सेल्स प्राइस लो माइनस परचेस प्राइस करो। इसका जो डिफरेंस आता है, सीधे बोलो जो प्रॉफिट मार्जिन उसने निकाला वही उसकी वैल्यू मानो। जो प्रॉफिट मार्जिन निकाला उसने वही उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ही आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। इतना समझ में आया अब तक, ठीक है। तुम्हें खुद ही सोचो ना वैल्यू क्या है। भाई 3 लाख तो वो वैसे ही पे करके आया, तो उसको कुछ रियलाइज हुआ नहीं ना, 3 लाख की चीजें खरीद के लाया, वो तो उसका वैसे ही कॉस्ट था। ऊपर से उसने क्या वैल्यू जोड़ी, उसने ऊपर से 4 लाख रुपीज की यहाँ पे क्या की है, वैल्यू जोड़ी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें एक
कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अब अगर हम इसका डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो हम तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे जो तुमने पे करते वक्त या खरीदते वक्त पे किया। ऑब्वियस है ना। एक तो वैल्यू को सीधे सीधे हम 7 लाख पे लगा सकते थे जीएसटी, हमने लगाया क्या जीएसटी 7 लाख पे? नहीं लगाया। हम बोल रहे हैं जो यहाँ पे डिफरेंस होगा, डिफरेंस पे जीएसटी लगाएंगे, मतलब डिफरेंस इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जब हम डिफरेंस को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान के चल रहे हैं, डिफरेंस को जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान रहे हो, तो ऑब्वियस है कि हम तुमको इसका क्या नहीं देंगे, आईटीसी उन गुड्स के ऊपर नहीं देंगे। किसको? ये कार वाले को, जो कार की डीलिंग करते हैं। लेकिन कार वाला बोलता है ना, मुझे आईटीसी चाहिए। कार वाला क्या बोलता है? नहीं भाई नहीं, मेरे को तो आईटीसी अवेल करना है। देखो, अगर आईटीसी अवेल नहीं किया तो क्या होगा, और अगर आईटीसी उसको अवेल करना ही है तो क्या होगा? तो फिर अगर तुम इसको 7 लाख में सेल कर रहे हो, तो अब जीएसटी फिर 7 लाख पे ही लगाओ। हम भी तुम्हें बेनिफिट क्यों दें? जितने का तुमने ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन वैल्यू इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अभी तक मैंने क्या बोला, या तो आईटीसी नहीं होगा तुम्हारे पास, या तो तुम आईटीसी अवेल करोगे। आईटीसी अवेल नहीं कर रहे तो मार्जिन ले लो ना, जो वो मार्जिन अर्न कर रहा है। तो वही तो बोलते हैं मार्जिन स्कीम। मार्जिन स्कीम क्या है? तुमने जितने में परचेस किया, तुम जितने में सेल कर रहे हो, सेल माइनस परचेस प्रॉफिट निकाल लो। तुम्हारा प्रॉफिट ही क्या होगा? तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा। बट मैम ऐसा हुआ, परचेस किया हमने 3 लाख में, कैसे भी सूरत में हम उसको सेल पता है कितने में कर पाए? सिर्फ 2.5 लाख में, मतलब लॉस। खरीदी थी हमने कार कितने में? 3 लाख के अंदर। हम उसको सेल कितने में कर पाए? 2.5 लाख में ही सेल कर पाए। 50,000 का लॉस है। 50,000 का क्या है? लॉस है। तो हम लॉस में क्या करें? कुछ नहीं, लॉस है तो इग्नोर दैट। फिर तो तुम कोई जीएसटी लगा नहीं सकते। यहाँ तक बात समझ में? अब CGST on second-hand goods received from unregistered supplier exempt। क्या बोल रहे हैं? CGST on second-hand goods received from अनरजिस्टर्ड सप्लायर एग्जिम। अगर यही गुड्स तुम एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले रहे हो, वही तो सीधी सादी बात बोल रहे हैं। मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मैंने मेरी सेकेंड हैंड गुड्स, मेरे पास क्या है, कार थी, मैंने मेरी सेकेंड हैंड कार पता है किसको बेच दी? मैंने कहा ये लो प्रियंका को चाहिए, प्रियंका को मैंने सेकेंड हैंड कार दे दी। एम आई आर रजिस्टर्ड डीलर? तो मेरे पे कोई मार्जिन स्कीम नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। वहां बोल रहे ऐसे केस में जब एक अनरजिस्टर्ड प्राणी किसी को अगर कुछ सेल कर रहा है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे? इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। और सीजीएसटी एग्जाम्प्ट है तो ऑटोमेटिकली एसजीएसटी भी नहीं आएगा। तो इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड पे बात रोक देती हूँ। यहाँ तक बात खत्म हो गई। डन। अभी अपन ने क्या किया उसको फिर से रिवाइंड करते हैं। मैम होते हैं क्या सेकेंड हैंड गुड्स? हाँ होते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स का डीलर क्या करेगा? देखो मैम, क्योंकि ये सेकेंड हैंड गुड्स है, कहीं ना कहीं इनकी जो वैल्यूएशन है वो तो कम हो चुकी है। सेकेंड हैंड गुड्स हैं तो सेकेंड हैंड गुड्स की क्या हो गई है? वैल्यू तो कम हो चुकी है। तो ऐसे केस में हम क्या करें? जब सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा? देखो, अगर आप आईटीसी नहीं लेना चाहते हो, और अगर आपको आईटीसी नहीं भाई लेना ही है, नहीं लेना चाहते, तो आप करो सेल्स प्राइस माइनस परचेस प्राइस, मतलब जो मार्जिन है ना, बस वही मार्जिन तुम्हारा क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई है। लेकिन आईटीसी लेना है तो जो तुमने क्या किया है? ट्रांजैक्शन किया है। जो तुमने क्या किया है? ट्रांजैक्शन किया है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही तुम्हारा क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर क्या करता है? सेकेंड हैंड गुड्स सेल करता है, तो उस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। डन। ओके। तो ये है मेरा वैल्यूएशन ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब इसमें क्या लिखा है? एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, जो किस चीज में डील करती थी? ये कंपनी का ही काम है सेकेंड हैंड कार को खरीदना बेचना। तो वही कार का इन्होंने भी एग्जाम्पल ले लिया कि कार कोई सेल या परचेस करते हैं। इन्होंने परचेस की एक मारुति ऑल्टो सेकेंड हैंड, ठीक है, जिसका परचेस प्राइस इनको क्या पड़ा? 3 लाख फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से इन्होंने 3 लाख रुपीज का इसको खरीदा। थोड़े बहुत माइनर, मैंने बोला ना, माइनर रिपेयर आप कर सकते हो, मेजर रिपेयर कर रहे हो तो फिर नहीं चलेगा। ये मार्जिन स्कीम मेजर रिपेयर पे नहीं लगती।
आपको एसएच या तो कार बेचनी है, थोड़ा बहुत उसमें टूट फूट हुआ, डेंट आ गया, ये आ गया, तो उसको सही करके आप दे रहे हो, उतना चलता है। तो हमने क्या किया, थोड़ा बहुत माइनर फैब्रिकेशन किया और उस कार को सेल कर दिया 3,50,000 में। तो यहाँ पे ये बताओ, वो बोल भी रहे हैं कि कंपनी को आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। अब पता है क्या, अगर आप माइनर रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे मैम, 3,50,000 में हमने सेल किया, हमारी कॉस्ट कितनी पड़ी, 3,30,000, बच गया मैम कितना, 20,000। तो ए, मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या 20,000 रहेगा। बी, 3,50,000 में आप सेल कर रहे हो, आप खरीद के लाए हो इसको, एक्चुअल में तो सिर्फ इसको, गुड्स को तो आपने 3 लाख में ही खरीदा था ना मैम, कार को तो आपने 3 लाख में ही खरीदा था। तो मैम क्या ये मेरा 50,000 हो, सी, या फिर ओवरऑल जब आप 3,50,000 में बेच रहे हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 3,50,000 होगा, या फिर नन ऑफ दी अबव, बोलो। नन ऑफ द अबव, कि एग्जेम्प्ट होगा ना, अनरजिस्टर्ड से खरीदा है। और हम ऑप्शन डी है, बी 50,000, रीजन डी ऑप्शन बी, लास्ट। नन, यस, नन, नन। रीजन, वही है, रजिस्टर्ड नहीं है ना। प्रॉब्लम यही है, हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, हम एक ही फेज पे अटक जाते हैं। तुम लोग ने अब पता है क्या सुन लिया, अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड सुन लिया, उसके बाद तुम आगे कुछ सोच ही नहीं रहे हो। कार डीलर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, मैं कार डीलर, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रही हूँ, तब जीएसटी नहीं आएगा। बट जब कार डीलर 3,50,000 में बेच रहा है, तब तो आएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात, तुम एक ही फेज पे अटक गए कि हाँ भाई अनरजिस्टर्ड से हमने परचेस किया, अरे परचेस करते वक्त आईटीसी वाली बात नहीं है, बट जब कार डीलर सेल कर रहा है तब तो आईटीसी की बात आएगी ना, अगर वो कार डीलर एक रजिस्टर्ड सप्लायर है तो। समझ में आई बात। तो मेरा कार डीलर, मैं मान के चल रही हूँ अभी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसने सेल किया, सबसे पहली चीज आएगी ये बात, क्या, कि तुमको जीएसटी सोचना पड़ेगा, मार्जिन स्कीम लगानी पड़ेगी। दूसरा, अब मार्जिन स्कीम तो लगाएंगे मैम, इसने तो बेचा 3,50,000, अब मैं परचेस प्राइस क्या मानूं, प्रॉब्लम यहाँ है कि परचेस प्राइस क्या है, परचेस प्राइस मेरी 3 लाख है, या परचेस प्राइस मेरा 3,30,000 है, बिकॉज 30,000 फॉर द माइनर रिपेयर आई हैव इनकर्ड, वो बताओ। मैम इसमें जो रिफर्बिश का कोई एक्सपेंस है वो इंक्लूड नहीं करने का है, कहीं बोला नहीं है ऐसा उसमें। अब मैं तुम्हें कंफ्यूज भी करती हूँ, क्यों, टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी एंसिलरी एक्सपेंसेस विल बी इंक्लूडेड। पर बोलो, मैम वो एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ बोला हुआ नहीं है ना इसमें। तो एंसिलरी तो हो गया ना, इंसिडेंशियल एंड एंसिलरी, गहराई में जाओ थोड़ी। मैम अगर वो प्रोविजन रखती है तो नॉर्मल प्रोविजन में आएगा, वो मार्जिन में नहीं आएगा फिर। अब समझो मेरी बात, फिर गलत जा रहे हो, मतलब तुम्हारा आंसर सही है पर रीजन गलत है, ठीक है। अब रीजन क्या है सबसे पहले समझो। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या क्या कहा, एक एक स्टेप करके फिर से बता रही हूँ मैम। हम कौन, हम ठहरे ये सेकेंड हैंड कार डीलर, ठीक है। अब प्रोविजन ये बोलता है, अब मैं सिर्फ सेकेंड हैंड कार डीलर की बात कर रही हूँ, सारे सेकेंड हैंड गुड्स पे ये एप्लीकेबल है। हम बोलते हैं कि मैम ये सेकेंड हैंड कार डीलर भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं से तो कार खरीदेगा, यस। तो सेकेंड हैंड कार डीलर ने कार की मैम परचेस, ठीक है। अब जब मैम ये सेकेंड हैंड कार डीलर इस कार को क्या करेगा, सेल करेगा, तो हमारा कंसर्न पता है क्या है, कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा,
तो ये बोलते हैं कि देखो दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है आप आईटीसी नहीं लोगे। कौन नहीं लेगा? ये डीलर नहीं लेगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है मैम, ये डीलर आईटीसी अगर अवेल करना चाहता है, क्योंकि जब ये परचेस करके आया होगा, हो सकता है इसने क्या किया हो, टैक्स पे किया हो। तो ये क्या चाहता है कि यहाँ पे जो मैंने परचेस पे टैक्स पे किया, मुझे आईटीसी चाहिए। तो बोलते देखो आईटीसी चाहिए तो जितने का आपका सेल्स प्राइस है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इफ अदर थिंग्स आर गुड, मतलब रिलेटेड पार्टी नहीं है, कोई सारी कहानी जो अपन करते जा रहे थे वैल्यू ऑफ सप्लाई में, इतना हो गया। लेकिन मैम इसको आईटीसी नहीं लेना। आईटीसी नहीं लेना तो तेरे पे लगेगा क्या, मार्जिन स्कीम। नहीं लेना तो भाई तू मार्जिन स्कीम पे आ जा। मार्जिन स्कीम का मतलब क्या है, सेल्स प्राइस मतलब परचेस प्राइस, इन दोनों को माइनस करो, जो तुम्हारी मार्जिन है वही तुम्हारा क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। यहाँ तक ओके हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। मैम ये जो सेल करने वाला भाई है, ठीक है, या तो मैम ये रजिस्टर्ड पर्सन खुद भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मैम हो सकता है ये हो मैम अनरजिस्टर्ड पर्सन। दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल है। ये सेल करने वाला भी रजिस्टर्ड हो सकता है, अनरजिस्टर्ड। मेरा प्रोविजन क्या कहता है, मेरा प्रोविजन कहता है सीजीएसटी ऑन सेकेंड हैंड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर एग्जाम। अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर आपको क्या दे रहा है, ये सेकेंड हैंड गुड्स दे रहा है, तो एग्जेम्प्ट है। तो अगर मैम ये रजिस्टर्ड पर्सन कार देगा तो मैम जीएसटी आएगा। हाँ, क्योंकि अभी सप्लायर के एंगल पे कौन खड़ा है, ये वाला पर्सन, ये अभी सप्लायर है किस के लिए, इसके लिए, है ना। तो अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन इसको दे रहा है तो मैम जीएसटी लगेगा। डन। अब जीएसटी ये पे करके आएगा, ये बंदा जब खरीदेगा गुड्स, ये जीएसटी पे करके आएगा, इसका आईटीसी इकट्ठा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये सोचेगा आईटीसी लूं या नहीं लूं, तो सारे गुलाब के पत्ते तोड़े, लूं नहीं लूं, लूं नहीं लूं, और आ गया नहीं लेने का। नहीं लिया तो क्या आएगा, मार्जिन स्कीम। और अगर बोला नहीं 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 नहीं, नहीं लेना है, तो क्या आएगा, ठीक है। फिर दूसरा, अब अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो मैम यहीं पे ही टैक्स नहीं लगा, और जब यहाँ टैक्स नहीं लगा तो यहाँ आईटीसी नहीं आया, तो अल्टीमेटली भाई साहब तो यही मूव करेंगे, आईटीसी ले ही नहीं पाएंगे, उसके पास एक ही ऑप्शन है, मार्जिन स्कीम। ठीक है, आइए बात समझ में। तो ये ऐसे वर्क करता है। डन। तो ये हो गया मेरा पहला सेकेंड हैंड गुड्स के रिस्पेक्ट में। तो मैम जो एक्सपेंस एंसिलरी वो लेना है या नहीं लेना है? अरे पहला क्लैरिफिकेशन मेरा सेकेंड हैंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। हम इतना तो आईटीसी आईटीसी तो समझ में आया, अब मैं जाती हूँ दूसरे नंबर पे, क्लैरिफिकेशन। अब हुआ क्या मैम, यही हमारा कार ओनर ने क्या खरीदी, कार खरीदी। इसमें ना प्रोविजन दो चीज बोलता है। प्रोविजन क्या बोलता है, दो चीजें बोलता है। एक तो ये बोलता है एज सच जैसे गुड्स हैं वैसे की वैसे दे दो, दे दिए एज सच। दूसरा बोलता है माइनर रिपेयर। दूसरा क्या बोलता है मैम, माइनर रिपेयर, है ना। अब मैम आपको एक चीज बताते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मुझे नहीं बताओगे, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। जब तुम कोई चीज परचेस करते हो, तो परचेस करने से रिलेटेड सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। पहली चीज, यहाँ पे जब तुमने कार परचेस की, कार परचेस करने के लिए तुमने वो फैब्रिकेशन वाले एक्सपेंस नहीं की, कार तो तुमने एज इट इज परचेस कर ली जितना था। तो क्या मेरा अब वो माइनर एक्सपेंस परचेस प्राइस में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि तुमने डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेस वो एक्सपेंस किया ही नहीं, तुमने तो सेल करने के लिए वो एक्सपेंस किए थे। क्या वो चीज नोटिस की, तुमने यहाँ पे परचेस कर लिया, सपोज करो 3 लाख की कार एज इट इज, फिर अगर तुम सेल कर रहे हो ऐसे की ऐसे, तो आएगा 3 लाख ही माइनस होगा। हम माइनर रिपेयर के साथ करे तो भी 3,30,000 में आएगा, 3 लाख की आएगा, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंसेस सेल करने के लिए हैं। मतलब तुम्हें सेल करना था तो ठीक करा के देनी पड़ी, तुमको सेल करना था तो क्या करना पड़ा, ठीक करवा के देनी पड़ी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये कार तुम बेच रहे हो, और ये जो सप्लायर, ये जो परचेस वाला है ना, ये परचेस वाला बंदा क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ खर्चे करवा के दो, मतलब मुझे ये वाला रिपेयर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो खर्चे कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है। तो अब जब मैंने बात की थी ना एंसिलरी एक्सपेंसेस,
तो पता है वो एंसिलरी वाली कहानी पूरी तब आएगी जब आप आईटीसी ले रहे होगे, तब सारे वो रूल्स लगना चालू होंगे। अगर आप आईटीसी नहीं ले रहे हो तो कोई रूल मत लगाओ, सिंपल सिंपल तुमको मार्जिन स्कीम पे जाना है बस, कि तुमने सीधे कितने में सेल किया और तुमने कितने में खरीदा, उतना ही वैल्यू। मतलब अगर तुम खर्चे कर भी रहे हो तो उसका जो खर्चे का तुमको बेनिफिट है वो डायरेक्ट टैक्स में मिल जाएगा, इधर नहीं देंगे। समझ में आया? इफ यू आर गोइंग विद द आईटीसी चाहिए तो तुम नॉर्मल पे जाओ, और अगर तुमको आईटीसी नहीं चाहिए तो फिर क्या करो, सिंपल मार्जिन स्कीम। आया? ये एक पार्ट खत्म हुआ मेरा सेकेंड हैंड गुड्स का, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में आता है इतना वो मैं गारंटी नहीं ले सकती, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फिर मैम इसके बाद क्या आता है, इसके बाद फिर से एक सेकेंड हैंड गुड्स के बारे में ही चीज आती है, और वो कौन सा है सेकेंड हैंड गुड्स। अब मैम क्या होता है, हम लोन देते हैं, बैंक लोन देता है, बैंक ने तो लोन दे दिया, किसको दे दिया, एक रजिस्टर्ड पर्सन को लोन दे दिया, ठीक है। तो ये रहा रजिस्टर्ड पर्सन जिसको लोन किया, और एक हो गया अनरजिस्टर्ड पर्सन को लोन चला गया। अब अगर उसने लोन पेमेंट में डिफॉल्ट किया, नहीं दे रहा, एनपीए, तुम क्या करोगे, उसकी गाड़ी उठा के लाओगे वापस, उसकी गुड्स उठा के वापस लेके आओगे, बैंक यही करेगा ना। तो बैंक क्या करता है, रिपोजेशन लेता है उस पर्सन से गुड्स की, क्या ले लेता है, उसी पर्सन के से गुड्स की वापस क्या लेगा, रिपोजेशन लेगा, बिल्कुल डेफिनेटली लेगा। अब जब रिपोजेशन आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हो तब वैल्यू क्या होगी उस गुड्स की, क्योंकि ये सेकेंड हैंड गुड्स है और इन सेकेंड हैंड गुड्स को बैंक वापस बेच देगा, अपने पास थोड़ी ना रखेगा। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन से रिपोजेशन लिया है तो वैल्यू क्या होगी, तो रजिस्टर्ड से रिपोजिशन लो तब क्या होगा, अनरजिस्टर्ड से रिपोजिशन लो तब क्या होगा। समझ में आया? अब बोलते हैं अगर मैम अनरजिस्टर्ड से हमने रिपोजिशन लिया तो परचेज प्राइस इन द हैंड्स ऑफ सच बोरोवर reduced by 5% each quarter or part of the quarter between the date of purchase and date of disposal by the person making repossession। बोलता है कि यहाँ पता है मैम परचेस प्राइस क्या होगा, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। वो बोलता है देखो आज के दिन सपोज करो 2015 में उसने लोन लिया था और 2015 में उसने गुड्स खरीदे थे, 16 तक भाई साहब सब सही करते रहे, 17 में भी उनने सब कुछ अच्छा किया, ले दे के 18 में आके सबकी जिंदगी पलटना स्टार्ट हुई थी, 19 में हुई थी, कोविड स्टार्ट हुआ था 19 में, राइट। तो क्या हुआ, यहाँ पे सब अच्छा चला, यहाँ अच्छा चला, यहाँ अच्छा चला, 19 अच्छा चला, 2020 नहीं दे पाया, वो क्या ईएमआई नहीं दे पा रहा, गया लोन तो हो गया। अब क्या करेगी बैंक 2020 में, क्या करेगी, रिपोजिशन ले लेगी उसके कार का, मैं सिर्फ कार एक एग्जांपल ले रही हूँ, है ना, रिपोजिशन ले लिया कार का। अब बैंक क्या रख के रखेगी ये कार, नहीं, बैंक इसको क्या कर देगी, आगे जाके सेल कर देगी, वो भी ऑक्शन करती है बैंक इन चीजों का, बैंक ने ऑक्शन किया। तो बोलते वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा पता है, यहाँ पे जो परचेस प्राइस थी वो ले लो, जितने में भी उसने खरीदा था ये परचेस प्राइस ले लो, ले लिया, उसके बाद क्या करें, बोलता है पर क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, पढ़ाई वाले कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में, 4 क्वार्टर होते हैं। 4 5, 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर होते हैं, वही, ठीक है। तो 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर का 5-5% माइनस करो, नया डेप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू। हम कैसे मान ले कि उससे 10 लाख की अगर उसने यहाँ पे कार खरीदी थी तो हम 10 लाख की लेके आए, तो हर क्वार्टर का क्या करो, 4 क्वार्टर है, इंटू 5, 20% लेस करते जाओ, ठीक है। तो वही लिखा है कि जिस दिन तुमने परचेस किया उस दिन से जिस दिन तुम क्या करोगे, इसको रिपोजेस करके सेल कर दोगे, किसी और को बेच दोगे, उस दिन तक की वैल्यू काउंट करो ना, कितनी 5-5 माइनस होती जा रही। तो बोलता है डेट ऑफ परचेस से डेट ऑफ डिस्पोजल तक 5%, 5%, 5% पर क्वार्टर का माइनस होगा। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो पर क्वार्टर का क्या होगा, 5% माइनस करके जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारी वैल्यू ऑफ क्या है, सप्लाई फॉर द सेकेंड हैंड। क्योंकि सच भी तो है, मैंने क्या किया, सपोज करो खरीद ली कार,
कोई भी अच्छी कार खरीद लो, नेक्सॉन अभी खरीद लो, आज खरीद ली, आगे चल के 5 साल बाद आई एम अनेबल टू पे द EMI। अब तो जिस दिन मैंने खरीदी मुझे अभी पड़ रही है 16 लाख रुपीज। उस वक्त सामने वाला 16 की मानेगा क्या? नहीं मानेगा। जितने में वो बेच पा रहा है वो डेट देखेगा वहां तक कि हमने कितने में ये ली थी, तो बोलेगा 5%, 5%, 5% माइनस करते जाओ, और ये होगा उसका क्या? रजिस्टर्ड डिफॉल्टर से, अनरजिस्टर्ड से आप ले रहे हो तो उसकी वैल्यूएशन ये मानी जाए। डन। अब मैम यही अगर रजिस्टर्ड से हमने कर लिया तो ऐसा काम आप रजिस्टर्ड के साथ भी कर सकते हो। तो अगर मैम आप रजिस्टर्ड से ले रहे हो तो उस केस में कुछ नहीं करना, नॉर्मल जिंदगी नॉर्मल चलेगी रजिस्टर्ड वाले की। रीपोजेसिंग लेंडर एजेंसी विल डिस्चार्ज GST एट द सप्लाई वैल्यू विदाउट एनी रिडक्शन, कोई रिडक्शन नहीं। नॉर्मल जो प्राइस पे उसने खरीदा था, नोशनल परचेस प्राइस या एक्चुअल प्राइस, जो परचेस प्राइस था वही लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि रजिस्टर्ड को ITC वगैरह सब मिलता है, वो बिजनेस टू बिजनेस वाला केस होता है। तो वहां तो जो हमने क्या किया, जिस भी टाइम लिया, जो वैल्यू थी ना उस वैल्यू पे ही हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इतने का ही हमने वापस इससे लिया, क्योंकि इसने ITC लिया होगा। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने लिए कार खरीदता है तो वो ITC अवेल कर चुका था, तो गवर्नमेंट को बताए नहीं कि वापस गई इतने वैल्यू पे कार, ताकि ITC इतने का वापस रिवर्स हो जाए। है समझ में? मैम ये रजिस्टर्ड का कोई एग्जांपल दीजिए ना एक बार फिगर से। जैसे रिलायंस, बहुत बड़ा हो गया ये तो एग्जाम्पल। कोई भी शॉप है, रजिस्टर्ड शॉप है, पता है जनरली ये होता है, क्या करते हैं, अगर कार खरीदनी हो तो सामने वाला क्या करेगा, जानबूझ के अपने कंपनी के नाम पे उठाएगा, जानबूझ के क्या करेगा, अपने शॉप के नाम पे उठाएगा। क्यों? क्योंकि अगर शॉप के नाम पे उठाया तो ITC जितना तुम ITC पे करके आओगे इधर तुम्हें मिल जाएगा। आगे ITC ब्लॉक भी है, 17 सबसेक्शन 5 में कुछ मोटर व्हीकल का ब्लॉक है, मैं अभी उस पर दिमाग नहीं लगवा रही, पर सामने वाला क्या करेगा, ये करता है। तो इससे क्या होगा, इधर ITC मिल जाएगा उसको वापस से अपने पास। ठीक है, भले फिर वो पर्सनल यूज के लिए कर ले, किसको दिख रहा है कि वो पर्सनल यूज के लिए यूज करता है या क्या कर रहा है, वो तो कोई बात ही नहीं है उसमें। तो बोलते हैं जब भी हम रजिस्टर्ड पर्सन से लोन के बाद रिपोजिशन लेंगे ना, तो हम मानेंगे जितने पे उसने खरीदी थी उतने का ही रिपोजिशन, क्योंकि 16 लाख की अगर कार खरीदी होगी तो पूरा ITC भी तो अवेल किया होगा भाई ने। तो आज भी हम मानते हैं कि उतने पे हमने वापस ले ली उसकी कार, ताकि जब कार वापस आएगी, भाई ITC किस बात की, तुमको रिवर्स करना पड़ेगा। ये मैं ये मानते हो तो मैं ये एग्जाम्पल समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने 17(5) के मोटर व्हीकल वाले कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। ठीक है, डन। चलो, फाइनली डन विद सेकेंड हैंड वाले गुड्स। ये सारे मेरे सेकेंड हैंड की प्रॉपर्टी जो भी था कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। इसी के साथ तुम्हारे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट खत्म होते किसके? वैल्यूएशन था ना, कि इन सर्विसेज के लिए तो भाई हम बताएंगे जैसा वैल्यूएशन है वैसा ही वैल्यूएशन करना। इसमें बताया था फॉरेन एक्सचेंज, इसमें बताया था इंश्योरेंस, इसमें बताया था हमने वाउचर के बारे में, इसमें बताया था एयर टिकट बुकिंग के बारे में, और इसमें बताया सेकेंड हैंड गुड्स के बारे में। 5 सर्विस है जो उन्होंने नोटिफाई की। डन। अब आ जाते हैं प्योर एजेंट के ऊपर। प्योर एजेंट कौन से? बहुत ही प्योर है, कुछ है नहीं इसके अंदर। मैं तुम्हें ऐसे ही अगर समझाऊं प्योर एजेंट तो क्या होता है, मैं प्योरली एक एजेंट की तरह काम कर रही हूँ तुम्हारे लिए। जैसे तुमने मुझे बोला मैम ITR भर दो, मैंने कहा ठीक है भैया भर देते हैं, इसमें क्या है। मैंने ITR भरा, मैं तुमसे ऑब्वियसली 1500 चार्ज करूंगी एक ITR, वो तो सर्विस का है, उसमें कोई बात नहीं। मैं चार्ज कर रही हूँ किसका? सर्विस का, तो 1500 फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस आई विल बी चार्जिंग। अब उसमें आ गया टैक्स 2000 रुपीज, 2000 का टैक्स भरना है तुम्हारा मुझे। अब मैं तुम्हें फोन लगाऊंगी, मैं बोलूंगी 2000 का टैक्स, वो क्या बोल रहा है, आप अभी भर दो मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप अपने हिसाब से भी भर दो। मैंने खट 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 2000 भर दी। 1500 तो आई एम चार्जिंग फॉर द सर्विस, बट वो 2000 कुछ नहीं, प्योरली एक एजेंट की तरह मैं उसका काम कर रही हूँ, जिसके लिए वो 2000 के ऊपर मैं कुछ चार्ज नहीं कर रही। द टैक्स आई एम पेइंग उस 2000 के ऊपर मेरा कोई चार्जेस नहीं है। मैंने प्योरली एक एजेंट की तरह क्या किया, उसका काम कर दिया उस 2000 के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या है? प्योर एजेंट। प्योर एजेंट मतलब उस काम के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, आपका कोई बेनिफिट नहीं है, आप कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, उस पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, एक काम कर रहे हो जिसके लिए चार्जेस कुछ नहीं लोगे, आप उस वक्त होते हो प्योर एजेंट।
बट वही मैं बोलती 2000 मैं पे कर रही हूँ, कब दोगे? उसने कहा मैं दे दूंगा एक हफ्ते में, एक महीने में। मैंने कहा 1% लगेगा। ये 1% लगाना तो फिर सर्विस हो गया ना, कि मैंने इसके लिए कुछ बेनिफिट चार्ज कर लिया। तो अगर आप प्योर एजेंट की तरह वर्क करते हो, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं ले रहे हो। अब इसको अगर मैं कॉन्सेप्ट को समझू यहाँ पे पढ़ते हो, तो क्या लिखा है? सबसे पहले प्योर एजेंट कौन है? ये सबसे पहले बोलता है प्योर एजेंट क्या है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। बढ़िया, कोई बात नहीं। क्या बोलता है? इट में हैपन समटाइम that a supplier making supply incurs some expense for the recipient. रिसिपिएंट के लिए मैं आईटीआर भर रही थी, आई वाज द सप्लायर, राइट? कुछ एक्सपेंसेस मैंने रिसिपिएंट के लिए कर दिए जो सप्लाई का पार्ट नहीं है मेरे, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सप्लाई। अब ये जो एक्सपेंसेस मैंने इनकर किए एज अ प्योर एजेंट, इसको थोड़ी ना तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करोगे, नहीं करोगे। इफ नॉट इनकर्ड एज प्योर एजेंट, लेकिन अगर आप प्योर एजेंट की तरह इसको नहीं कर रहे हो तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मेरा पता पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज पे रिवॉल्व कर रहा है? अगर सादा सिंपल बिना किसी लालच के, बिना किसी एक्स्ट्रा कमीशन के आप कोई काम कर रहे हो किसी का, आप सप्लायर हो, मैं सपोज करो तुमको ये सेल करती हूँ, ठीक है? ये गुड्स मैं तुमको क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ। अगर मैं तुमको ये गुड्स सेल कर रही हूँ, ये कितने का है? 150 का, ठीक है? तुमने बोला मैम इसकी ना अच्छे से पैकिंग करके दे दो और मेरे को गिफ्ट करवा दो किसी फ्रेंड को। मैंने पैकिंग करके गिफ्ट करा दिया। मैंने कहा देखो इसका क्या, बोले देखो 50 रुपए लगेंगे, अभी तो आप पैकिंग करवाओ, मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। अगर मैं 50 का 50 ले रही हूँ तो प्योर एजेंट हूँ। बट मैंने कहा नहीं यार, मेरी मेहनत लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, 80 रुपीज दो एक्स्ट्रा जहां तुमने चार्ज किया, वो प्योर एजेंट नहीं होता। तो बोलते तुमने अगर रिसिपिएंट के बिहाफ पे, सुनना मेरी बात, वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैंने कहा था सप्लायर के बिहाफ पे खर्चा करोगे, बिहाफ याद आ रहा है? बी फॉर बिहाफ। सप्लायर के बिहाफ पे खर्चा करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। रिसिपिएंट के बिहाफ पे सप्लायर खर्चा कर रहा है तो चेक करना पड़ेगा वो प्योर एजेंट की तरह कर रहा है या प्योर एजेंट की तरह नहीं कर रहा। अगर भाई प्योर एजेंट की तरह कर रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है, बट अगर वो प्योर एजेंट नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही है प्योर एजेंट और कुछ भी नहीं है। तो देखो, मैंने कहा था 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, बी था बी फॉर बिहाफ, याद आया? अब बी फॉर बिहाफ में मैंने क्या बोला था? अगर रिसिपिएंट सप्लायर के लिए कुछ करता है तब तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है, लेकिन ये उल्टा है प्योर एजेंट। सप्लायर रिसिपिएंट के लिए खर्चा कर रहा है तो व्हेन सप्लायर इज डूइंग फॉर द पर्पस ऑफ रिसिपिएंट, तब चेक करो प्योर एजेंट है, हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। प्योर एजेंट नहीं है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। समझ में? दिस इज व्हाट इज प्योर एजेंट। और सुनने में कितना सुंदर सा कॉन्सेप्ट है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और मैं बताऊं इसी सुंदर से कॉन्सेप्ट में तुम कहाँ पे कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन करते हो, क्योंकि तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें कि ये सच में प्योर एजेंट की तरह वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। समझ में आया? देखो, अब प्योर एजेंट की एक बार कंडीशन सारी पढ़ लेते हैं अपन। अब प्योर एजेंट की कंडीशन क्या है? देखो, सबसे पहले बोलता है प्योर एजेंट का मतलब क्या है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी वही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो हो कि तुम प्योर एजेंट की तरह काम कर रहे हो, ठीक है? कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट किस बात का? कि आप कोई एक्सपेंडिचर वगैरह करोगे, चाहे आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो या सर्विस करते हो, आप रिसिपिएंट के लिए कोई खर्चा करने वाले हो, ये लिखा होना चाहिए। आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है किस चीज का? डज नॉट होल्ड और इंटेंड टू होल्ड एनी टाइटल। मतलब आप जो गुड्स का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है। आपका कोई इंटेंशन नहीं उसको होल्ड करके रखने का, आप कोई अपना इंटरेस्ट नहीं रखते उसमें, और आप उतना ही पैसा रिसीव करोगे जितना आपने खर्चा किया है, उतना ही रिसीव करोगे जितना खर्चा किया। मतलब सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होगी तो ही बोलेंगे प्योर एजेंट है। मैं वही बोलूं जो मैं बोल रही थी ना, आप एक्स्ट्रा कुछ मत लो, जितना खर्चा किया अगर वो खर्चा मिल जाए बस वो प्योर एजेंट है, अदरवाइज प्योर एजेंट नहीं। तो अगर ये सारी कंडीशन की कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, हाँ, आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं कर रहे, जितना खर्चा किया वही रिम्बर्स हो रहा है, हाँ, तो
तो आप प्योर एजेंट हो, और प्योर एजेंट हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट नहीं होगा वो खर्चा, नहीं तो हो जाएगा। डन। यही है तुम्हारा कॉन्सेप्ट प्योर एजेंट का। अब तुमको क्या करना है, इसके लिए पढ़ के रखना है इसको। ये रीडिंग में तुम पे छोड़ियो क्योंकि ये हद इजी वाली रीडिंग है, बट याद क्या रखना, ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, सिर्फ इतना तुमको आज मिल जाएगा इसका नोट्स, तो बस इतने पोर्शन को तुमको याद रखना और उतना ही लिखा रहेगा प्योर एजेंट। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ये रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। कई बार आप गुड्स देते हो, कई बार आप सर्विस सप्लाई करते हो, कभी तो हम गुड्स सप्लाई करते हैं, कभी हम सर्विस सप्लाई करते हैं। तो बोलते हैं अगर गुड्स मैंने फॉरेन करेंसी में सप्लाई किया तो मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्जन के लिए कौन सा रेट यूज करूं। तो बोलता है तो रेट ऑफ एक्सचेंज आप CBIC का यूज करोगे। अगर गुड्स आपने $10,000 के दिए तो वो $10,000 के गुड्स को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए CBIC ने जो रेट नोटिफाई किया वो यूज करना, और सर्विस के लिए गैप कन्वर्जन में जो रेट दिया है वो यूज करना बस। और ये किस दिन का, टाइम ऑफ सप्लाई, ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। याद आता है टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन इसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा उस दिन जो इसका रेट होगा गैप का सर्विस के लिए वो यूज करो। और यहाँ तो कस्टम खुद बता देगा CBIC का रेट वो। ठीक है। ये यूज पता है कैसे होता है, क्वेश्चन में दे देंगे CBIC का रेट इतना, उस दिन का RBI का रेट इतना। हमको पता होना चाहिए गुड्स के लिए RBI का रेट नहीं चाहिए। अगर हम नॉर्मल कन्वर्जन कर रहे हैं तो गुड्स के लिए CBIC का रेट उठा के तुमको कन्वर्जन, सर्विस के लिए गैप भी दे देंगे, RBI भी दे देंगे, और एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू भी दे देंगे कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल में इतने पे हुआ। हमको सिर्फ इतना पता करना है कि गैप से कन्वर्जन हो। अंडरस्टूड। डन। फिर जब हम GST लगाते हैं, हम ऐसा करते हैं ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे GST लगाते हैं सेपरेटली। अगर मैम ये सेपरेटली नहीं है तो माना जाएगा वैल्यू के अंदर ही तुम्हारा GST इंक्लूडेड है, जो तुम वैसे भी जानते हो। और उसका ये फॉर्मूला तुम रटोगे क्या, मैं तो यूं बोलूंगी वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। वही फॉर्मूला लगा के तुमको वैल्यू अलग करना है, GST अलग निकालना है। डन विद द वैल्यू ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट। ठीक है। फाइनली आज इसी वक्त वैल्यू ऑफ सप्लाई फिनिश। कल से क्वेश्चंस चालू। ठीक है। मैंने थोड़ी सी चीज अलग कर दी है क्वेश्चन कराने में, मतलब करेंगे क्वेश्चन वैसे ही 7 डेज। जब जब क्वेश्चन चल रहा होगा, मैंने कहा था ना हाफ एन आवर में पढ़ाऊंगी और 1 घंटे क्वेश्चन पे लगाएंगे, तो हाफ एन आवर में अभी मेगा एग्जामिशन नहीं ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ मॉड्यूल नंबर 3 के छोटे छोटे चैप्टर जो पूरे हाफ एन आवर में होते, ताकि एक दिन का एक वो मॉड्यूल 3 का चैप्टर होगा। याद रखना अब तुम्हारा पढ़ना जरूरी है। मैं कैसे भी करके इससे स्लो भी नहीं जा सकती। वो 7 डेज में नहीं करके मैं 3 से 4 चैप्टर खत्म होंगे मॉड्यूल 3 के। उधर मॉड्यूल 3 भी तुम्हारे लिए होता जाएगा और इधर क्या है, तुम्हारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। तुम्हारा एक ही चीज है, आधे घंटे जो मैं कराऊंगी नया चैप्टर वो लर्न करोगे। और मैं तो टारगेट दूंगी कल सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई के ही क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो कल को तुमको रिवीजन करके क्या ना, समझो कल तुम्हारा टेस्ट ही वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। डन। 5 मिनट का ब्रेक। हम लोग 7:55 कनेक्ट करते वापस रिवीजन वीडियो पे। तो एग्जैक्ट 7:55 पे रिकनेक्ट करना, मैं लिंक दे रही हूँ फॉर द रिवीजन वीडियो। ओके चलो।